बच्चों इस वीडियो में आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो यह आपका 5th चैप्टर है, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं। तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो हमारा चैप्टर है द्रव्य की 5th चैप्टर द्रव्य की अवस्थाएं यानी कि स्टेट्स ऑफ मैटर। इससे हम क्या समझते हैं, इसका हम प्रारंभिक जो इसका इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है उसको आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मैटर किसे कहते हैं यानी कि द्रव्य किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका कुछ भार होता है यानी कि कुछ द्रव्यमान होता है उसको हम द्रव्य यानी कि मैटर कहते हैं। तो कोई भी वस्तु हम ले लें, लोहा ले लें, पानी ले लें, अमोनिया गैस ले लें, तो ये सारी चीजें जो हैं क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं और इनका कुछ आयतन होता है, तो इनको हम द्रव्य कहते हैं। तो ये द्रव्य या पदार्थ जो है इसकी हम कह सकते हैं कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्था, इसकी एक अवस्था होती है सॉलिड स्टेट, दूसरी स्टेट होती है इसकी लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था होती है इसकी गैस अवस्था। तीसरी अवस्था है इसकी गैस अवस्था। तो ये ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में क्या अंतर होता है इसको हम समझेंगे। तो हम जानते हैं कि जो ठोस अवस्था होती है इसमें जो अणु होते हैं वो काफी पास पास होते हैं और उन अणु के मध्य, चूंकि वो पास पास होते हैं तो उनके मध्य जो अंतराणुक आकर्षण बल है, उनके मध्य जो आकर्षण बल होता है उसे हम अंतराणुक आकर्षण बल कहते हैं, वो मजबूत होते हैं, ज्यादा होते हैं, प्रबल होते हैं। तो जो ठोस होता है, ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इनका आकार भी और आयतन भी दोनों निश्चित होता है। कोई यदि आप लोहे के टुकड़े को ले लें, यदि वो लोहे का टुकड़ा बाहर पड़ा है तो उसका जो आकार है वो भी वही बना रहेगा और जितना उसका भार है यानी कि जितना उसका आयतन है वो भी उतना ही बना रहेगा। तो इनके आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं ठोसों के। द्रव की हम बात करें तो द्रव में क्या होता है कि माना हम पानी को एक बीकर में लें तो पानी बीकर का शेप ग्रहण कर लेता है, उसका आकार ग्रहण कर लेता है। उसी पानी को हम बाल्टी में लें तो बाल्टी का आकार ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो द्रव होता है उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है और उसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। तो आयतन तो निश्चित होगा, जितना द्रव आपने बाल्टी बीकर में लिया है उतना ही द्रव आपने उसको यदि आप बाल्टी में डालेंगे तो उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन जो उसका आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। आकार उसका जो है जिस बर्तन में रखेंगे वो उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेगा। यदि हम गैस की बात करें तो गैस का तो न तो आकार निश्चित होगा और न आयतन। आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। दोनों जो है, माना हम अमोनिया गैस ले लें एक बर्तन में, एक हम बॉटल में अमोनिया गैस भर लें और उसमें हम ढक्कन लगा दें तो वो अमोनिया गैस पूरे उस बॉटल के अंदर फैल जाएगी। उस अमोनिया गैस का ढक्कन हम खोल दें और उसे कमरे में फैला दें, कमरे में उसको ढक्कन खोल दें तो वो अमोनिया गैस पूरे कमरे का आयतन ले लेगी। तो कहने का मतलब है कि इनके आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। आयतन और आकार दोनों इनके अनिश्चित होते हैं, यानी कि जिस बर्तन में हम रखेंगे उस बर्तन में इनके जो है ये जो गैसें हैं ये उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस में हम और अंतर देखें तो ये जो हमारा ठोस अवस्था होती है इसमें जो अणु हैं वो काफी क्लोज होते हैं और द्रव अवस्था में जो अणु हैं उनके मध्य अंतराणु जो अवकाश है वो अधिक होता है, उनके मध्य जो
वो अणु कुछ दूरी पर होते हैं, तो उनमें जो अणु की गति करने की स्वतंत्रता होती है द्रव में। और गैसों में क्या होता है कि वो अणु जो है काफी दूर दूर होते हैं, तो इससे क्या होते हैं, गैस के अणु बहुत अधिक उसमें जो है गति करने की स्वतंत्रता होती है। तो यदि हम इसको डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ठोस वह द्रव्य है जिसके आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल हो गए ठोसों के, आपका लोहा हो गया, कोई भी पत्थर हो गया, रबड़ की बॉल हो गई, कोई भी जो है ऐसे पदार्थ जो है वो ठोस होंगे। द्रव द्रव्य की वो अवस्था है जिसमें आकार तो जिसमें आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में उसे रखा जाता है उसका आकार ग्रहण कर लेता है। हम द्रव्य को इस तरह से कह सकते हैं। और गैस को हम कह सकते हैं कि गैस द्रव्य की वो अवस्था है जिसमें जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। यानी कि वो जिस बर्तन में रखा जाता है उसका आकार और आयतन ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है बहने का गुण। जो ठोस होते हैं इनमें बहने का गुण नहीं होता है। इनमें जो बहने का गुण होता है वो नहीं होता है ठोसों में, यानी कि ये फ्लो नहीं करते हैं। जबकि द्रव जो होते हैं और गैस जो होते हैं दोनों, ये दोनों फ्लो करते हैं। इनमें बहने का गुण होता है, इसीलिए इनको फ्लूइड्स कहते हैं। फ्लूइड का मतलब है तरल पदार्थ। तो ये तरल कहलाते हैं द्रव और गैस, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। द्रव को आप एक मेज में यदि एक किनारे पर द्रव डालें तो वो पूरे मेज में फैल जाएगा, है ना, बह जाएगा। इसको हम जो है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। यदि हम ठोस, द्रव और गैस की तुलनात्मक अध्ययन करें, यदि हम इनका ठोस, देखिए जब भी आपको तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एग्जाम में आए तो आप क्या करेंगे, आप इसमें एक टेबल बनाएंगे और उसमें जो है पॉइंट वाइज इसमें डिफरेंस करेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस में यदि हम अंतर की बात करें, इसको हम समराइज करें, तो ठोसों में आयतन और आकार निश्चित, द्रव में आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, गैसों में आयतन और आकार दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। अच्छा, ठोसों को हम जो है बहुत कम प्रेस कर सकते हैं। ठोसों को हम बहुत कम दबा सकते हैं। हम इनको जो है बहुत कम दबा सकते हैं। द्रवों को हम ठोसों की अपेक्षा कुछ अधिक दबा सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, इनको हम ठोसों के मुकाबले में अधिक दबा सकते हैं। और गैसों को हम ठोस और द्रव दोनों से अधिक दबा सकते हैं। ठोस व द्रव दोनों से अधिक इनको हम प्रेस कर सकते हैं, दोनों से अधिक दाब डालकर दोनों से अधिक हम इसको प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। ये जो गुण है इनका दबाने का, ये इसमें प्रेशर डालने पर हम इनको प्रेस कर सकते हैं गैसों को। तो ये जो है गैसों के बारे में है। यदि हम इनको हीट करें, ठोसों को जब हम हीट करते हैं तो ये बढ़ते हैं, इनमें एक्सपेंशन होता है। हीट करने पर, यानी कि टेम्परेचर देने पर इनमें बढ़ने का गुण होता है, ये बढ़ते हैं ठोस। और जो द्रव होते हैं वो ठोस की अपेक्षा अधिक बढ़ते हैं, यानी कि एक्सपेंशन जो है लिक्विड्स में अधिक होता है, अधिक अधिक बढ़ते हैं ये हीट देने पर। और गैस जो होते हैं वो काफी अधिक बढ़ते हैं, वो जो है ठोस और द्रव दोनों से अधिक बढ़ते हैं। ठोस और द्रव दोनों से अधिक बढ़ते हैं। उनमें एक्सपेंशन जो है टेम्परेचर देने पर दोनों से अधिक वो क्या होते हैं, उनमें इंक्रीज हो जाता है, इनका एक्सपेंशन हो जाता है। हमको ये तो पता ही है कि ठोस के अणु चूंकि पास पास होते हैं तो इनमें प्रबल आकर्षण बल होते हैं, प्रबल आकर्षण बल होते हैं। और द्रव में चूंकि ठोस की तुलना में द्रव के अणु दूर दूर हैं, तो द्रव में जो आकर्षण बल है, प्रबल आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। और जो गैस है इनमें बहुत कम आकर्षण बल होता है, क्योंकि गैस के अणु जो होते हैं काफी दूर दूर होते हैं। ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है इनकी ठोसों की कि ये हार्ड होते हैं। ठीक है ना, कोई भी चीज आप ले लीजिए तो ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। द्रव जो होते हैं ये कठोर नहीं होते हैं, और गैस भी कठोर नहीं होती है, ये दोनों जो है कठोर नहीं होती हैं। उसके अलावा एक और गुण हमने पहले भी बताया आपको कि ठोसों में बहने का गुण नहीं होता है, द्रव में बहने का गुण होता है, और गैसों में भी बहने का गुण होता है। इसके अलावा जो है हम यदि इसके तलों की बात करें
तो जो ठोस पदार्थ होते हैं, इनका जो तल है वो समतल होना आवश्यक नहीं है। इनका तल जो है समतल होना जरूरी नहीं है। जबकि जो द्रव होते हैं इनका तल समतल होता है। यदि हम द्रव को मेज में एक कोने पे डाल दें तो वो पूरे पूरे मेज में फैल जाएगा, यानी कि वो अपने तल को क्या कर लेगा, समतल कर लेगा। और गैसों का तल भी जो है, गैसों का तो कोई तल नहीं होता है, गैसों का कोई भी प्लेन नहीं होता। तो ये हमने ठोस, द्रव और गैस के बारे में आपको बताया। तो इसमें जो है आपका जो है इसमें अंतर जब लिखने को आएगा तो आप इसको ऐसे करेंगे। और अब हम थोड़ा सा अणुगति सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या कर लेते हैं कि इनकी जो है अणुगति सिद्धांत के आधार पर इनकी व्याख्या कैसे करेंगे। अणुगति सिद्धांत के आधार पर जब हम इनकी व्याख्या करते हैं, अणुगति सिद्धांत के आधार पर हम इनकी व्याख्या करते हैं ठोस, द्रव और गैस की, तो हमारा क्या होता है देखिए। तो हमने देखा कि जो ठोस होता है भाई, उसमें कण बहुत पास पास होते हैं, उसके कण बहुत पास पास होते हैं, उनमें जो आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है। और इससे क्या होता है, उसमें जो गति करने की स्वतंत्रता होती है अणु में वो बहुत कम होती है। तो वो एक निश्चित स्थान तक ही जो है गति कर सकते हैं, सीमित स्थान में। इसलिए हम कहते हैं कि ठोसों का जो है आयतन और आकार निश्चित होता है, क्योंकि उनमें गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम है, इसलिए उनका आयतन और आकार निश्चित है। तो इसको हम जो है अणुगति सिद्धांत से भी कह सकते हैं कि उनका आकार और आयतन निश्चित है। और यदि हम ठोसों को ऊष्मा देंगे तो चूंकि उसमें जो गति करने की, अणु की गति करने की स्वतंत्रता कम है, इसलिए जो ताप देने पर भी इनमें क्या होगा, जो एक्सपेंशन होगा वो बहुत कम होगा, बहुत कम ये जो है फैलते हैं। और जो है इनमें उनको हम जब प्रेस करते हैं तो ये दबाने पर ये कम दबते हैं, ठीक है ना, प्रेस भी कम होते हैं। तो ये ठोसों की विशेषता है, इसलिए इनका घनत्व भी अधिक होगा। हम यदि द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था में क्या होता है, द्रव अवस्था में अणु जो होते हैं दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं अणु। तो इससे क्या होता है, उनमें उनके मध्य जो आकर्षण बल है वो कम होता है। इससे क्या होता है, द्रव के अणु दूर दूर होने से कि उनका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन उनका आकार क्या होता है वो अनिश्चित हो जाता है। इसलिए द्रव में जो है तरलता का गुण भी आ जाता है, क्योंकि उनके जो अणु हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं। द्रव के अणु गति करते वक्त एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, जिससे उनमें तरलता यानी कि वो फ्लूइड, उनमें फ्लो करने की जो टेंडेंसी हो जाती है। तो इसलिए जो है हम द्रव को जो है, द्रव जो है हम कह सकते हैं कि द्रव तरल पदार्थ होते हैं। उसके अलावा जब भी हम द्रव के जो अणु होंगे गति करेंगे, लेकिन जो उसका ऊपर का सरफेस होगा उसको वो छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही वो अणु सरफेस छोड़ेगा तो उसके नीचे के अणु जो है उसको आकर्षण बल से उसको अपनी ओर खींच लेंगे। तो ये द्रव में होता है तरलता। इस प्रकार से गैसों में क्या होता है, गैसों में जो अणु हैं वो काफी दूर दूर हैं, गैसों में जो गति करने की स्वतंत्रता है वो बहुत अधिक है। अंतराणु का आकर्षण बल, अणु के मध्य जो आकर्षण बल है, अंतराणु का आकर्षण बल वो बहुत कम है। इसकी वजह से क्या होते हैं, गैस काफी अधिक गति करते हैं गैस के अणु। और इनकी गति से गैस में क्या आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है गैसों में। इससे क्या आ जाती है, गैसों में काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा आ जाती है। और इसी कारण से गैस जो होते हैं, जो भी उसको स्पेस मिलता है उस पूरे स्पेस में वो फैल जाते हैं और वह आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो इनका आयतन और आकार इसलिए दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं गैसों के। तो चूंकि ये उसमें जो है पूरे उसमें फैल जाएंगे। उसके अलावा गैसों की एक और विशेषता होती है कि इसके अणु जो है आपस में टकराते रहते हैं। इनके अणु में क्या होगा, आपस में कोलिजन होगा, तो टकराते रहते हैं। न केवल गैस के अणु आपस में टकराते हैं, बल्कि ये जो बर्तन जिसमें हम इसको रखेंगे उसकी दीवारों पर भी टकराते हैं। और इससे क्या होता है, वो गैस में क्या हो जाता है, इससे दबाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, दबाव उत्पन्न हो जाता है इससे। तो ये हमने ठोस, द्रव और गैसों के बारे में बताया आपको। अब यदि हम इनके यूनिट्स के बारे में बताएंगे तो ठोस का जो आयतन होता है उसको हम, या जो ठोस का जो भार होता है उसको हम ग्राम में, किलोग्राम में उसको डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। द्रव का यदि हम वॉल्यूम लेंगे तो वो लीटर में, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में
लेते हैं। अब गैस का जो हम द्रव्यमान लेते हैं वो मोलों की संख्या पे लेते हैं, मोल्स। तो जो मोल होते हैं गैसों में, मोलों की संख्या जो होती है, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं हम? द्रव्यमान ग्राम में बटे मोलर द्रव्यमान, ग्राम में द्रव्यमान गैस का बटे उसका मोलर द्रव्यमान। इस तरह से हम इसमें क्या निकालते हैं, गैस के मोलों की संख्या निकालते हैं। तो मोलर द्रव्यमान से हम डिवाइड करते हैं उसके द्रव्यमान को, तो हमें गैस के क्या मिलते हैं, मोल मिलते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं n इजिकल टू स्मॉल n इजिकल टू हम कह सकते हैं स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। और हमको पता है कि गैस के एक मोल में अणुओं की संख्या कितनी होती है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। गैस के एक अणु में 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ अणु इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो गैस के एक अणु में इतने अणु की संख्या होती है, किसी भी गैस के एक मोल में इतने अणु की संख्या होती है। तो इस तरीके से हमने जो है इस चैप्टर में आपको ठोस, द्रव और गैसों का जो प्रारंभिक इसका जो इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है ये हमने आपको समझाया। अब आप जो है इसमें होमवर्क नोट कर लीजिए। इसमें होमवर्क नोट कर लीजिए आप। इसमें ये क्वेश्चन है 5। द्रव्य से आप क्या समझते हैं, आप इसकी फोटो भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है तरल पदार्थों से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है ठोस, द्रव और गैस अवस्था में अंतर लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है गैस के द्रव्यमान को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। और अणुगति सिद्धांत के अनुसार ठोस, द्रव और गैस अवस्था की व्याख्या कीजिए। आपने नोट कर लिए होंगे ये, तो इनको आप कर लीजिए अच्छे से।